वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इशू ऑफ मटेरियल तक फिनिश कर लिया था और हमने उसमें लॉसेस के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। नाउ हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए बचा है, दैट इज योर स्टॉक आउट। ये स्टॉक आउट बेसिकली सिचुएशन क्या है कि जब आप लेट्स से किसी शॉप पर गए और वहां पे आपने कुछ सामान डिमांड किया और वो शॉपकीपर के पास नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि शॉपकीपर के पास स्टॉक आउट हो गया, यानी उसके पास सामान देने के लिए है ही नहीं। नाउ ये हम टॉपिक तो वैसे मटेरियल पढ़ रहे हैं, बट दे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्टॉक आउट सिचुएशन ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो स्टॉक आउट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे चाहे तो आपके खुद की प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट की जरूरत है, जैसे आप चिप्स बनाते हैं और आलू ही खत्म हो गए, ये भी स्टॉक आउट है, और आपका चिप्स ही खत्म हो गए, ये भी स्टॉक आउट है। एनीवे, इससे होता क्या है, इससे आपका अल्टीमेट लॉस होता है इन द रेवेन्यू, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थिंक अबाउट इट, कस्टमर आया और आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? उसको मना करोगे या आप उसको वेट करने के लिए कहोगे? हो सकता है उस दौरान वो व्यक्ति कहीं और जाके सामान ले ले, तो आपके पास से एक रेवेन्यू का लॉस हो गया। एंड मैंने आपको इनिशियल चैप्टर्स में बताया था, लॉस ऑफ रेवेन्यू या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ एनी इनकम इज ऑल्सो बेसिकली कंसिडर्ड एज कॉस्ट। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, और फैंसी भाषा में हम इसको यहां बोलेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट होने की वजह से जो हमें नुकसान बियर करना पड़ा उसको हम बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे तब आपको सबसे पहला जो एलिमेंट काउंट करने की जरूरत पड़ेगी वो होगा स्टॉक आउट कॉस्ट। बस इससे डरना मत, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ी बिकॉज आपके पास स्टॉक नहीं था एंड यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। नाउ एक बार फॉर्मली पढ़ लेते हैं। स्टॉक आउट बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जो बिजनेस जब अपना स्टॉक कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देता है किसी प्रोडक्ट का, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इनपुट का स्टॉक एग्जॉस्ट कर देता है। अब आपके पास चिप्स बनाने के लिए आलू ही नहीं है, तो इससे प्रोडक्शन हॉल्ट होगी और अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट भी आप टाइम से डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका रेवेन्यू का लॉस तो इनपुट की वजह से भी होगा ही, बिकॉज प्रोडक्शन लॉस मींस अ लॉट ऑफ वेस्टेज। थिंक अबाउट इट, आपको अननेसेसरी पैसे पे करने पड़ेंगे लेबर को, बिकॉज खाली बैठा हुआ लेबर जिसके पास काम करने के लिए है ही नहीं। काम क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास मटीरियल नहीं है, तो वो तो पैसा मांगेगा आवर्स के हिसाब से। तो यहां पर आपको अननेसेसरी खर्चे बेयर करने पड़ते हैं, विच लीड्स टू लॉस अगेन। ठीक है, एट द सेम टाइम आपका एक तरह से डोंट यू थिंक कस्टमर लॉयल्टी लूज कर रहे हैं आप, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव दी प्रोडक्ट और ये रेपिटेटिव इवेंट बन जाए तो लॉन्ग टर्म में आपकी गुडविल अफेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा लॉस होता है। एम्प्टी शेल्फ हो गए, फुलफिल्ड ऑर्डर्स हो गए, या डिलेड डिलीवरी के कारण आप बोल सकते हो कि आपके पास स्टॉक आउट की सिचुएशन अराइज हो सकती है। इसके कारण क्या है कि आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्लान योर स्टॉक लेवल्स। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा रीऑर्डर पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। रीऑर्डर लेवल ये वो पॉइंट है जिस पर हम सामान ऑर्डर कर देते हैं, यानी हमारी प्रोडक्शन चलती रहेगी, बाय द टाइम हम अपने मिनिमम तक पहुंचेंगे हमारा सामान फिर से आ जाएगा। तो हमने ये रीऑर्डर लेवल वगैरह पढ़ा था। तो अगर आपने सही से ऑर्डर नहीं किया, यानी आपने रीऑर्डर पॉइंट को सही से एस्टिमेट नहीं किया, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका सामान स्टॉक आउट हो सकता है, विच इज अ बिग लॉस टू कंपनी। तो आपके इन्वेंट्री कंट्रोल्स जो आपने इतने सारे पढ़े हैं, एबीसी एनालिसिस पढ़ा है आपने, स्टॉक लेवल्स पढ़े हैं, ईओक्यू पढ़ा है आपने, ये सब आपके अल्टीमेटली इफिशिएंट नहीं थे, बिकॉज ऑफ विच यू लेड टू सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। देन आपका सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ गई, कोई डिस्ट्रप्शन आ गई, सप्लायर से सामान आप तक पहुंचने में कोई लेट हो गया, लेट्स से कि मार्केट में आपका दंगे हो गए, विच इज वाई आपका सामान रुक गया, या लेट्स से कि कोई बड़ा इवेंट है, प्रोटेस्ट हो गया जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई, आपके पास सामान नहीं आ पाया। तो ऐसे इवेंट्स भी आपको अल्टीमेटली अफेक्ट कर सकते हैं कि टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। आपने डिमांड सही से फोरकास्ट नहीं करी, अब डिमांड आ गई, लेट्स से कि आपके पास जो सामान स्टॉक पड़ा है वो 600 यूनिट्स का है और आपके पास डिमांड आ गई 700 यूनिट्स की, तो ऑब्वियसली आप यहां पे 100 यूनिट से स्टॉक आउट हो जाओगे, यानी आपके पास प्रॉपर स्टॉक नहीं होगा। तो एक गलत डिमांड फोरकास्ट करना भी यहाँ पे कारण बन सकता है स्टॉक आउट का। क्वालिटी कंट्रोल कंसर्न्स, अब आपने क्या किया, सामान तो ले लिया लेकिन बाद में पता चला उसकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, विच इज वाई आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ा, बिकॉज यू कैन नॉट यूज इट इन प्रोडक्शन। ऑब्वियसली इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड अल्टीमेटली स्टॉक आउट की सिचुएशन आ सकती है। आपके पास या तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है या बहुत कम इन्वेंट्री है,
बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होने की वजह से आई टेल यू, अभी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ही टाइप की कॉस्ट बताई है, स्टॉक आउट कॉस्ट। यानी आपके पास जब स्टॉक नहीं होता, टू लिटिल स्टॉक का मतलब क्या है, जब आपके पास स्टॉक कम होगा तो आप स्टॉक आउट सिचुएशन में चले जाओगे और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। थिंक अबाउट इट, कस्टमर आया, आपके पास सामान ही नहीं है। बट अगर आपने बहुत ज्यादा टू मच स्टॉक रख लिया, इससे आपकी कैपिटल ब्लॉक होती है। कैपिटल कैसे ब्लॉक होगी, आपने उसके लिए ऑब्वियसली पैसा लगाया होगा, तो वो पैसा आप कहीं और लगा सकते थे, बट बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आता। आपके पास अगर ज्यादा स्टॉक है तो उसकी कुछ कैरिंग कॉस्ट भी तो आ रही होगी। अब आपको कैरिंग कॉस्ट पता है, और एक्चुअली जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन्हीं दो कॉस्ट को लेके चलेंगे, कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। यानी ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखना है और बहुत कम स्टॉक भी नहीं रखना है, आपको ये मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो इसके बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। जब ये एक्सट्रीम वैल्यूज अपनी पहुंच जाती हैं तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, राइट। जैसे मैंने अभी बोला था कि डिमांड में एकदम से राइज आ गया, अनएक्सपेक्टेड था, तो आपके पास स्टॉक आउट की सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारे मोबाइल फोन्स ऐसे होते हैं जब वो लॉन्च होते हैं तो उनकी एकदम डिमांड आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्टॉक आउट हो जाते हैं। तो ये स्टॉक आउट की सिचुएशन क्यों हुई, बिकॉज दे कुड नॉट फोरकास्ट योर देयर डिमांड, द डिमांड ऑफ द मार्केट करेक्टली। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, विल गो टू द क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू लॉस होगा, लाइक आई टोल्ड यू कि इससे आपका एक स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी। थिंक ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग, एज योर लॉस ऑफ रेवेन्यू। फिर कस्टमर लॉन्ग रन में एक रेपुटेशन ब्रांड आपका जो बना हुआ है ब्रांड का, वो लॉस होता है एंड ही कैन स्विच टू डिफरेंट कॉम्पिटिटर। इसके साथ साथ प्रोडक्शन आपकी हॉल्ट हो सकती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी खर्चे आ सकते हैं। और इंक्रीज्ड ओवरहेड का मतलब क्या है कि भाई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही लेकिन फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा ही जाएगा ना, तो ऐसे खर्चे जो आपके फिक्स नेचर के हैं उनको तो आपको पे करना पड़ेगा ना, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। इनको मिटिगेट करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखो। जैसा मैंने अभी बोला, ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखना है और बहुत कम स्टॉक भी नहीं रखना है। तो बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखना है, ये भी हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो हमें एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके यहाँ पे रखना पड़ता है एंड वी कॉल इट सेफ्टी स्टॉक। और वो सेफ्टी स्टॉक की कुछ कैरिंग कॉस्ट वगैरह यहाँ पे आएगी, वो मैं सब समझाऊंगा आपको। बट अल्टीमेटली हम एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, लाइक आई टॉट यू इन बेस स्टॉक मेथड एज वेल, कि हम एक मिनिमम स्टॉक तो मेंटेन करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल कम ही होता है। यूजुअली हम अपनी प्लानिंग इस तरह से रखते हैं कि हमें कभी उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर गेस्ट एक्स्ट्रा आ भी जाए तो आपके घर में चाय पत्ती एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आप उसको इस्तेमाल रेयरली करते हो, अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खराब भी हो जाएगी, बट आप उतनी क्वांटिटी में मेंटेन रखते हो। ये अलग बात है, उसको इस्तेमाल कर रहे हो बट उसकी जगह पे नया रिप्लेस करते जा रहे हो। यानी आप कुछ ऐसा आइटम अपने घर में रख रहे हो जो आप अपने पर्सनल यूज में नहीं ला रहे हो एंड यू आर कीपिंग इट ओनली फॉर द गेस्ट। लेट्स से कि आपका फेस्टिवल सीजन है तो आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपने फ्रिज में रखी हुई है जो कि आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक सेफ्टी स्टॉक है कि कल को अगर आपके गेस्ट अनएक्सपेक्टेडली आ जाए तो आपके पास स्टॉक होगा उनको सर्व करने के लिए। सिमिलरली बिजनेसेस भी ऐसे सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, और ये कितना मेंटेन होगा इन क्वेश्चंस में हम ज्यादातर यही सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप एक सप्लायर पे डिपेंड मत रहो। अगर एक सप्लायर के नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन आ गई तो आप दूसरे सप्लायर पे स्विच कर सकते हो, इसलिए डाइवर्सिफाइड सप्लायर चेन आप यहाँ पे रखें। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड सिस्टम का आप इस्तेमाल करें कि बाय द टाइम आपके सॉफ्टवेयर में दिखाए कि अरे ये तो आपका स्टॉक लेवल तक, रीऑर्डर लेवल तक पहुंच गया, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए सप्लायर को और सप्लायर ऑटोमेटिकली उसके लिए रेडी हो जाए। यानी आप बीच में जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको ईजी कर सकते हैं एंड ऑटोमेटेड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच आपके जो ह्यूमन इनएफिशिएंसीज है कि भूल गए और हमसे गलती हो गई, क्लरिकल एरर्स आ गए, वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे आप स्टॉक आउट को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे दो तरह की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहली आपकी आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या हम फैंसी तरीके से इसको बोल देते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। जितना भी आपका स्टॉक आउट यूनिट्स हुई हैं, यानी जितने की भी कमी पड़ी है उतना आप बेच नहीं पाए, और आप बेचने के बाद कितना कमाते हो वो आपको बता देगा। आइदर इट विल कॉल इट रेवेन्यू लॉस, या वो इसको बोल सकता है स्टॉक आउट कॉस्ट। एक ऐसा फैंसी सा वर्ड क्वेश्चन बताएगा कि स्टॉक आउट कॉस्ट आपका कितना है। तो मान लीजिए आपके पास डिमांड है 100 यूनिट्स की, लेकिन आपके पास डिलीवरी करने के लिए सिर्फ 70 यूनिट्स ही हैं, तो अल्टीमेटली आप स्टॉक आउट कितनी यूनिट से हो,
30 यूनिट से, और 1 यूनिट का आप मान लीजिए 10 रुपए कमाते हैं, तो टेक्निकली आपको 300 रुपए का लॉस हो चुका है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट निकालना बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले स्टॉक आउट निकालना पड़ेगा। हाउ डू यू कैलकुलेट स्टॉक आउट? स्टॉक आउट बेसिकली आप जितना आपके पास डिमांड आई है लेस जितना आपके पास सेफ्टी स्टॉक मेंटेन है, क्योंकि उतना तो आप स्टॉक से दे सकते हो ना। तो आपके पास 70 स्टॉक में पड़ा है, लेकिन आपके पास डिमांड अचानक से आ गई 100, तो यहां पे बचा हुआ स्टॉक आउट हो गया। तो ये आपको क्वेश्चंस में आगे देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? स्टॉक आउट यूनिट्स कितनी है, और उतनी यूनिट्स आप बेच नहीं पाए तो उतने का आपको नुकसान हो गया। वो क्वेश्चन में या तो बोलेगा रेवेन्यू इतना, इनको बेचकर इतना कमाते हो, बट रियली मैंने ऐसा देखा है वो रादर उसको और इजी करके बोल देता है कि भाई स्टॉक आउट कॉस्ट इतनी है। तो आपको स्टॉक आउट को इंटरप्रेट कैसे करना है, स्टॉक आउट कॉस्ट को, कि इतना मुझे रेवेन्यू का लॉस होने वाला है बिकॉज आई कुड नॉट डिलीवर माई स्टॉक टू द कस्टमर ऑन टाइम, और आई कुड नॉट डिलीवर इट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्टोर। तो प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई, तो इतना मुझे रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। तो वो उसको फैंसी तरीके से बोल देता है स्टॉक आउट कॉस्ट, और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। ओके, दूसरा, क्योंकि आप इसको सेव करने के लिए देखो, पहला जो आपको कैलकुलेशन करना है वो तो आप कर रहे हो ऑन 30 यूनिट्स, बट व्हाट अबाउट दिस 70 यूनिट्स जो आपने मेंटेन करा है? 30 यूनिट्स ना हो इसलिए आपको ये प्रॉपर मेंटेन करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप हर चीज करेक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एज वेल। तो हमें तो हर चीज नहीं पता होगी, हम गॉड थोड़े ना है। तो आप जितना भी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखोगे उसको कैरी करने की तो कुछ कॉस्ट होगी ना, तो उसको कैरी करने के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट दी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और ये दोनों कॉस्ट, पहली कॉस्ट क्या हो गई? स्टॉक आउट कॉस्ट, यानी आपको सामान ना बेचने पर कितना नुकसान हुआ, तो वो है 30 यूनिट्स। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द स्टॉक आउट यूनिट्स, यानी गैप के ऊपर कितना आपको डिमांड आई, कितना आपके पास स्टॉक मेंटेन है, उसका गैप 30 यूनिट्स पर। और उस पर आपको बता देगा क्वेश्चन में, ये आप खुद से अज्यूम नहीं करोगे, क्वेश्चन में बताएगा कि 1 यूनिट पर आपको कितना नुकसान होता है। और दूसरी कॉस्ट है आपकी, जो आपने स्टॉक मेंटेन करा है उसकी कुछ कैरिंग कॉस्ट तो होगी ना, वेयर हाउस का रेंट जा रहा होगा या फिर आपका और भी खर्चे होंगे उसके, तो वो सब वो आपको बताएगा कि कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ये कैरिंग कॉस्ट आपने ईओक्यू में पढ़ाई है, तो उसको आप सेफ्टी स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड फाइनली यू विल फाइंड टोटल कॉस्ट। ये आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और मिनिमम टोटल कॉस्ट ही आपकी क्या होगी? एप्रोप्रिएट सेफ्टी स्टॉक होगा। यानी क्वेश्चन आपको अलग अलग केसेस बताएगा। अच्छा, अगर आपने 70 की जगह 80 मेंटेन कर लिया, तो अब 80 मेंटेन करा है तो ये तो कम हो जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप 60 मेंटेन करो तो भाई कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आपका स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको इन दोनों को लेके चलना है, और जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी वो आपका सेफ्टी स्टॉक एप्रोप्रिएट होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? सेफ्टी स्टॉक कितना है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। बट एक चीज मुझे और समझानी है जो शायद आपके दिमाग में नहीं आई होगी, वो है कि सेफ्टी स्टॉक को आपने डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि हम पहले जब ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट निकालते थे तो वी यूज्ड टू डू Q/2 या ईओक्यू डिवाइड बाय 2 या रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू CH। तो इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। जब हम नॉर्मली अपना जो सामान मेरे पास आया, यानी हमने ऑर्डर करके कितना मंगवाया? ईओक्यू। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ईओक्यू वो क्वांटिटी है जो ऑर्डर करने पर आई है। लेट्स से आपके पास 5 पैकेट्स ऑफ कुरकुरे पड़े थे पहले से, तो ये लेवल हो गया। और आपने कितने पैकेट्स मंगवाए हैं? 3 पैकेट और मंगवाए हैं, तो हम 3 की बात कर रहे हैं जो ऑर्डर के अंदर आया है। कितना मेरे पास लेवल था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जब ये 3 पैकेट आएंगे तो 3 पैकेट कंज्यूम होंगे, 0 भी होंगे। एक पीरियड के अंदर आपका ऑर्डर आता है 3 पैकेट्स, फिर वो कंज्यूम हो जाते हैं। फिर अगले पीरियड में फिर 3 पैकेट आ जाते हैं, फिर वो कंज्यूम कर लेते हो। फिर अगले महीने की शुरुआत में फिर 3 पैकेट्स आते हैं और फिर आप कंज्यूम कर लेते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एवरेज इन्वेंट्री कर देनी है, यानी आपको इन दोनों का एवरेज कर देना है, विच इज वाई हम क्या करते हैं? ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू CH। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हम क्यों एवरेज करते हैं, और ये मैंने पहले पढ़ा रखा है। लेकिन सर आपने यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक में ऐसा क्यों नहीं किया?
जनरली सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल नहीं होता है, उसको मेंटेन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अगर बाय चांस आपकी अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए तो हम कम से कम स्टॉक में से निकाल तो लेंगे, सेफ्टी स्टॉक में से, बट यूजुअली हमारा इंटेंशन सेफ्टी स्टॉक को इस्तेमाल करने का होता नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल कारण है कि हम अपनी प्लानिंग अदरवाइज रखेंगे, ये तो इमरजेंसी के लिए है। और कभी कभी इतनी बुरी सिचुएशन आ गई कि सेफ्टी स्टॉक भी खत्म हो जाए और फिर भी ऑर्डर ना आए, जो हमने की ऑर्डर करा हुआ है वो तब भी ना आए, तो क्या होगा? फिर तो हमें डेंजर लेवल पे पहुंच जाएंगे और फिर आपको पता है उसमें इमरजेंसी ऑर्डर पास करना पड़ेगा, इमरजेंसी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, महंगा प्रोडक्ट मंगवाना पड़ेगा, एकदम रातों रात फैक्ट्री खुलवानी पड़ेगी, वैसी सिचुएशन आ सकती है। बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि आपने मान लो एक कुरकुरे का पैकेट हमेशा मेंटेन करा है और आप उसमें से कंज्यूम नहीं करोगे। आई टॉट यू ऑलरेडी, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आपने इतनी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल रखनी है फ्रिज में कि गेस्ट आएंगे, फेस्टिवल सीजन है, आप उसमें से कंज्यूम खुद नहीं करोगे, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक जनरली कंज्यूम नहीं होता है। मैंने बोला अगेन, जनरली कंज्यूम नहीं होता है, तो उसका स्टॉक हमेशा मेंटेन रहेगा। तो आप उसका एवरेज करके देखो तो इट विल कम एज 1 ओनली। तो इसीलिए सेफ्टी स्टॉक डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, उसका हाफ नहीं करते, बिकॉज वो कभी डिप्लीट होता ही नहीं है, कभी जीरो होता ही नहीं है। तो जब आप नॉर्मल कंजम्पशन करते थे तो आप वहां पे डिवाइड बाय 2 करते थे, बट यहां पे आपको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है। तो सर एक बार क्विक रिव्यू दे दो कि हम जब भी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, स्टॉक आउट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास सामान की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। तो जितना भी स्टॉक आउट हुआ, अगेन आई टेल यू, जितने का भी स्टॉक आउट हुआ, यानी आपकी 100 की डिमांड थी, 70 का सेफ्टी स्टॉक था, तो स्टॉक आउट 30 से हुआ है, तो पहली कॉस्ट गैप से कैलकुलेट होती है, यानी स्टॉक आउट यूनिट से कैलकुलेट होती है। एंड अगेन वो रेवेन्यू को रेवेन्यू ना बोलकर स्टॉक आउट कॉस्ट बोल देता है पर यूनिट। तो पर यूनिट आपको कितने का नुकसान हुआ है वो बता देगा। तो आपको पहली कॉस्ट आ जाएगी विच इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। दूसरा, जो ये आपने 70 यूनिट का स्टॉक कैलकुलेट किया था या मेंटेन किया था आपके पास हमेशा रखने के लिए, इसको आप कैरी भी तो करोगे। और आई टॉट यू अगेन कि इसको क्यों एवरेज नहीं करते, क्यों डिवाइड बाय 2 नहीं करते, बिकॉज ये यूज नहीं होता, तो कभी डिप्लीट नहीं होगा, तो आप इसको सीधा इसकी कैरिंग कॉस्ट भी निकालोगे। तो एक कॉस्ट आपकी गैप से जाती है, ये स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, और एक आपकी सेफ्टी स्टॉक से जाएगी। ये दोनों कॉस्ट जहां पे मिनिमम होगी, ऐसा सेफ्टी स्टॉक हमें मेंटेन करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास रहने वाले हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। इस पे आपका ये क्वेश्चन है कि मेसर्स टायरो ट्यूब्स ये 4 व्हीलर टायर्स बनाते हैं और ये सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑलमोस्ट हर व्हीकल का रखते हैं। ईयर एंड 18, 19, 28, 29 कुछ भी पढ़ लो इसको। द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मेसर्स टायरो ट्यूब्स को स्टॉक आउट की सिचुएशन एक्सपीरियंस हुई है। उन्होंने दिखाया ये डाटा आपको टेबल में जो दिया है कि ऐसा हुआ है 2 बार कि 100 टायर से हम स्टॉक आउट हो गए। 100 टायर से स्टॉक आउट का मतलब क्या कि हमारे पास 100 टायर्स थे ही नहीं। जब डिमांड आई होगी, जितनी भी डिमांड आई है, देखो 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपके पास डिमांड आई लेट्स से कि 200 की और आपके पास 100 ही पड़े थे, तो आप स्टॉक आउट कितने से हुए? 100 से। तो क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि डिमांड कितनी थी और आपके पास स्टॉक कितना था। दे डिड नॉट टेल यू दिस, दे सिंपली टोल्ड यू कि स्टॉक आउट कितने से था। तो आपके पास 100 टायर्स नहीं थे, ऐसा 2 बार हुआ। ऐसा 5 बार हुआ कि 80 टायर से आप स्टॉक आउट हो गए। स्टॉक आउट का मतलब समझते हो कि आपके पास डिमांड आई और आप उसे पूरी नहीं कर पाए। और कितनी डिमांड पूरी नहीं कर पाए आप? 80 टायर्स की या 100 टायर्स की या 50 टायर्स की या 20 टायर्स की, ऐसा बोला है। और 33 टाइम्स ऐसा हुआ है कि आप कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन में आए ही नहीं हो, यानी देयर वाज नो स्टॉक आउट सिचुएशन। अगर आप इसका टोटल देखोगे, दिस इज कमिंग आउट एज 100 ओनली। ये जो टाइम्स का टोटल लोगे आपका 100 ही आ रहा है। तो यहां से आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि 2 डिवाइड बाय 100, यानी 2% ऐसा हुआ है आउट ऑफ 100। 2% टाइम्स ऐसा हुआ है, 2 टाइम्स बोलो या 2% बोलो कि 100 टायर्स की डिमांड, जितनी भी टायर्स की डिमांड आई, डिमांड हमें नहीं पता, बट 100 टायर्स हम नहीं दे पाए। ये स्टॉक आउट है। समझ में आया कितने की कमी रही। अब हमारे पास आगे बोलता है कि ये 150 टायर्स पर यूनिट लूज करते हैं
एज गिवन एज योर स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 50 पर यूनिट। 50 पर यूनिट ऑफ व्हाट? सेफ्टी स्टॉक। जितना आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो उस पे ही तो कैरिंग कॉस्ट दी जाती है, बट ये कितना है ये क्वेश्चन ने नहीं दिया। एक और मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वहां पे आप देख पाओगे कि वो बताता है कि कितना सेफ्टी स्टॉक आपको मेंटेन करना है, बट यहां पता ही नहीं है। तो अब क्या करें? मुझे सिंपली बताया कि स्टॉक आउट कितना हुआ है पास्ट में, यानी कितने की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए। इट इज नॉट टोटल डिमांड, इट इज डिमांड दैट यू कुड नॉट फुलफिल 100, 80। तो इस डेटा को देख के समझ में आता है कि मैक्सिमम हम 100 टायर से स्टॉक आउट हुए हैं। कैन यू फील दिस कि मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि 100 टायर्स की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए, या फिर 80 की पूरी नहीं कर पाए। तो क्यों ना वर्स्ट के सिनेरियो को ही, इस हिस्टोरिकल डेटा को ही हम यहां पे अज्यूम कर ले कि अगर मैं 100 टायर्स का ही सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लूं, क्योंकि आई डोंट नो सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना है। क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि इतना मेंटेन कर लो, इतना मेंटेन कर लो, अलग अलग केसेस दिए होते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कॉस्ट मिनिमम कहां है। लाइक आई टोल्ड यू, कॉस्ट दो ही आपको कैलकुलेट करनी है, स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अब ये सेफ्टी स्टॉक कितना है ये तो आपको पता ही नहीं है। यू डू नो दिस कि आपको स्टॉक आउट कितना हुआ है, बट यू डोंट नो कि आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है। तो हमें सेफ्टी स्टॉक यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट नो डिमांड कितनी है, हमें एग्जैक्टली डिमांड नहीं पता, बट अगर मैं यहां पे 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेता हूं, लेट मी अगेन रिपीट, आई एम नॉट टेकिंग हियर स्टॉक आउट कितना है। ऐसा 2 बार हुआ है कि 100 की डिमांड आप पूरी नहीं कर पाए, तो आप 100 ही सेफ्टी स्टॉक रख लो ना। तो आप अगर 100 ही सेफ्टी स्टॉक रख लोगे तो आप स्टॉक आउट की सिचुएशन में रहोगे ही नहीं। डोंट यू थिंक कि अगर मैं ये यहां से दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने यहां उतार लिया था एंड आई डिड कन्वर्ट इट इनटू प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का यहां बहुत यूज है। ये जो आप स्टॉक आउट लॉस लेते हो ना, या स्टॉक आउट कॉस्ट लेते हो, ये आपको एक्सपेक्टेड लेनी पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड? देखो स्टैटिस्टिक्स में, ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको एवरेज डेटा पढ़ना कब जरूरत होती है? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो आप उसको एवरेज आउट करके पढ़ सकते हो, जिससे आपको एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर मिल जाती है। अब यहां पे क्या है, आपको अलग अलग टाइम स्टॉक आउट बताया हुआ है, तो साथ में बताया कि कितनी बार वो हुआ, यानी दे गेव यू अ चांस, कितनी टाइम्स वो हुआ है। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटीज इंक्लूड करके हम अपने एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप वैल्यूज का टोटल करके और कितनी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करें। आपने देखा होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले पड़े होंगे, खैर उसका यूज यहाँ पे नहीं है। दूसरा, आप एवरेज एक और तरीके से कर सकते हो, यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कितना आपका लॉस हो सकता है। लाइक यहां पे 0.02 चांस है, कैन आई से 2% चांस है आउट ऑफ 100 कि आपके पास 100 से स्टॉक आउट होगा। ये जो चांस है ये मेरे डेटा को एक्सपेक्टेड डेटा में कन्वर्ट कर देता है, यानी व्हेन आई इंक्लूड प्रोबेबिलिटी इनटू द डेटा आई गेट द एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये 2% चांस ही है कि ऐसा होगा। और जब सारे एक्सपेक्टेड डेटा का मैं समेशन कर देता हूं, आई गेट माई प्रॉपर एवरेज। तो एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी के थ्रू। आपकी जो भी वैल्यू है, डेटा है x, आप उसको पहले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। इससे आपका क्या निकल के आता है? एक्सपेक्टेड डेटा निकल के आता है, और फिर उस एक्सपेक्टेड डेटा का आप जब समेशन करते हो तो आपको मिलता है एक एवरेज। अब इस एवरेज का इस्तेमाल यहां कहां होगा वो मैं समझा देता हूं, बट स्टैट्स का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बाय इंक्लूडिंग द प्रोबेबिलिटी यू कैन ऑल्सो फाइंड द एवरेज, ठीक है। आप सारे चांसेस को ले लो और सारे चांसेस को एक साथ इंक्लूड कर लो, तो यू कैन गेट द एवरेज ऑफ दैट पॉपुलेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर मिल जाती है। अब यहां पे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन ही लिया है और उसको सिंपली यहां पे मैंने, ये तो दोनों कॉलम क्वेश्चन से ही आए हैं जिससे कि बार बार हमें ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू प्रोबेबिलिटी। तो 2 डिवाइड बाय 100 इट इज 0.02, सिमिलरली 5 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 100 एंड 33 डिवाइड बाय 100।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना है ये नहीं बताया, तो मैंने अपने आप अज्यूम करा कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहा है। हिस्टोरिकल डाटा देखा कि आप 100 की डिमांड पूरी नहीं कर पाए, 100 से आप स्टॉक आउट हुए, तो आप इसको मेंटेन करके देखो एक बार। अब क्या ऐसा होता है ना, देखो आप ऐसे आंख बंद करके सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे, बिकॉज सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की कैरिंग कॉस्ट भी होती है। अब आप 100 यूनिट जब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कुछ और लगेगी। देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट बता रखी है 50। वही अगर आप थोड़ा कम कर लोगे तो वहां पे कॉस्ट और कम हो जाएगी, वहीं पे आप और कम स्टॉक मेंटेन रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी। हमें ये बैलेंस ही तो फाइंड करना है कि कितना हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, बिकॉज वैसे तो अगर मैं 100 से स्टॉक आउट होता हूं और मैं 100 का ही सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लूं तो मुझे स्टॉक आउट सिचुएशन आएगी ही नहीं, मेरे पास उतना स्टॉक होगा ही सेफ्टी स्टॉक में। तो ऐसा करने से मुझे एक फायदा हो रहा है कि स्टॉक आउट कॉस्ट मेरी यहां पे 0 हो जाएगी, पर एट द सेम टाइम मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे दोनों कॉस्ट को बैलेंस करके चलना है, विच इज वाई हमें यहाँ पे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर चलने होंगे। सिंस आई डोंट हैव सेफ्टी स्टॉक का डाटा, आई अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो। मैंने अपना पैटर्न देखा, हिस्टोरिकल डाटा देखा और मैंने पाया कि जब मैं सेफ्टी स्टॉक 100 का मेंटेन करता हूं तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो 100 की डिमांड आ भी जाए, ठीक है, तो मैं इतने से स्टॉक आउट होगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैं 100 से स्टॉक आउट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करा मैं स्टॉक आउट की सिचुएशन में आया ही नहीं और मेरे पास कोई स्टॉक आउट कॉस्ट लगेगी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी की बात करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल उसकी कोई स्टॉक आउट कॉस्ट होगी नहीं। सर ये आपने क्या किया है, स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 150 पर यूनिट लग रही है, पर यूनिट ऑफ व्हाट, स्टॉक आउट। रिमेंबर आई टॉट यू दिस, जितना आपका स्टॉक आउट होता है उससे हम स्टॉक आउट कॉस्ट निकालते हैं। तो जितने का आपका गैप है, गैप से आप स्टॉक आउट कॉस्ट निकालते हो, और जितना आपका सेफ्टी स्टॉक है उससे कैरिंग कॉस्ट निकालते हो। अब यहां पर मैंने सेफ्टी स्टॉक 100 का मेंटेन करा है तो कैरिंग कॉस्ट तो लगेगी। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक को ए लेता हूं तो ए इंटू 50, क्योंकि मेरा यहां पे सेफ्टी स्टॉक 50 पर कैरी होता है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस, दिस इज 100 into 50, this is 5K, right? But what about this sir, stock out cost? इस सिचुएशन में जब मेरे पास 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हुआ और अगर ऐसे में 100 से स्टॉक आउट हो रहा था पास्ट में, तो अब वो भी नहीं होगा। तो एनीवे मेरे पास कोई स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं आएगी और मैं सिंपली कोई स्टॉक आउट कॉस्ट बेयर ही नहीं करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी बात करने की जरूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी से व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, एक्सपेक्टेड डाटा, क्योंकि मुझे एवरेज करना है सारे सिनेरियोज का। जब मेरे पास कोई लॉस है ही नहीं, उसकी कोई कॉस्ट है ही नहीं, तो उसका एक्सपेक्टेड डाटा भी निकालने की जरूरत नहीं। सिंपली ये आपका स्टॉक आउट का वो आ गया, आप स्टॉक आउट लेते हो, ठीक है, बी, और उसको 150 से मल्टीप्लाई करते हो, देन आपके पास डी करके प्रोबेबिलिटीज आ गई, ठीक है। तो आप जो सी है उसको डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी स्टॉक आउट कॉस्ट को जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्सपेक्टेड डाटा, ठीक है। आपका स्टॉक आउट को, ये सेफ्टी स्टॉक को 50 से आप कैरी करते हो। रिमेंबर आई टॉट यू दिस, अगेन आई रिपीट, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है। सेफ्टी स्टॉक डायरेक्टली कैरी होता है, यहाँ पे गैप की जरूरत नहीं होती। तो आप कितने का सेफ्टी स्टॉक कैरी कर रहे हो, 100 का, तो ये आपका E प्लस एफ अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट आपको दे देगा। तो यहाँ पे 0 + 5000 इज 5000, राइट। जहां पर टोटल कॉस्ट कम होगी वहीं पे हम अपना उतना ही सेफ्टी स्टॉक हम मेंटेन करेंगे। अगला, अब ऑब्वियसली जब हम यहां पर सेफ्टी स्टॉक इतना हैवी मेंटेन कर लेते हैं तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, तो मेरा मन करा चलो 80 सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। अब 80 जब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया तो मेरे पास स्टॉक आउट की सिचुएशंस आनी शुरू हुई। क्या मैं 10 से स्टॉक आउट होऊंगा, मेरे पास मान लो डिमांड आ गई 80 की, या मान लो डिमांड आ गई, चलो 10 की डिमांड आ गई, तो मैं स्टॉक आउट होऊंगा ही नहीं। 20 की डिमांड आ गई कि मेरे पास सेफ्टी स्टॉक तो बहुत हैवी है। इनफैक्ट अगर पूरी 80 की डिमांड भी आ जाए, बिकॉज ये वो स्टॉक आउट सिचुएशन है कि जब मैंने कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करा, तो उसने बंदे ने सामने से 80 मांगे, मेरे पास थे ही नहीं, तो मेरे पास स्टॉक आउट हो गया। लेकिन अब वो 80 मांगने आएगा, मैं उसे दे दूंगा, मेरे पास कोई वो नहीं होगा। वो 50 मांगने आएगा, मेरे पास सरप्लस होगा इनफैक्ट,
वो मेरे से 20 मांगने आएगा, मेरे पास सरप्लस बचा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेरे से 100 यूनिट्स डिमांड करने आ जाए तो मैं तब क्या करूंगा? तब मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ 80 ही है, और कैरिंग कॉस्ट बचाने के लिए मैंने सेफ्टी स्टॉक थोड़ा कम मेंटेन किया है। तो यहां पे यू विल हैव अ सेफ्टी, यू विल हैव अ स्टॉक आउट ऑफ 20 यूनिट्स। और ये क्यों होगा? क्योंकि तब आपकी डिमांड कितनी आई होगी? 100। ये मॉड्यूल ने नहीं बता रखा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जब डिमांड 100 की आई होगी और सेफ्टी स्टॉक तो आपने 80 से मेंटेन किया है। बाय द वे सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दिया नहीं, हमने पास डाटा को देख के अज्यूम करा है कि इतना ही मेंटेन कर ले। 80 से स्टॉक आउट हो रहा था, 80 मेंटेन कर लो, चलो वो 80 की सिचुएशन को तो झेल जाएगा। लेकिन जब 100 की डिमांड आएगी तब क्या करेगा ये? तब वो 20 से स्टॉक आउट तो होगा ही ना, क्योंकि ये जो स्टॉक आउट हुआ है ये 100 की डिमांड की वजह से हुआ है। यानी ये वाला सिनेरियो है। बच्चे गलती करते हैं, वो 80 को चुन लेते हैं। अगर 80 की डिमांड आई होगी तो आप ऐसे केस में तो स्टॉक आउट होंगे ही नहीं ना। यहां पे तो आपको कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट किस सिचुएशन में होगा? जब डिमांड ये आ जाएगी। और स्टॉक आउट क्या होता है आपका? जितनी डिमांड आई और जितना आपका सेफ्टी स्टॉक है इसका गैप। तो आपकी डिमांड जब 100 की आई होगी और आपने तो छोटा ही सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करा है बिकॉज यू वांट टू सेव द कैरिंग कॉस्ट, तो यहां से 20 का स्टॉक आउट हो गया। तो इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी? 20 इंटू 150, दैट विल बी 3000। अच्छा, ऐसा होने के चांस कितने हैं आप देखो, वो है 0.02। बच्चा गलती फिर से इसमें कर देता है, वो 80 के हिसाब से देख लेगा। नहीं, ये 100 की डिमांड की वजह से हुआ है स्टॉक आउट, 80 की वजह से नहीं हुआ। 80 की डिमांड आती तो मैं बहुत आराम से पूरी कर देता उसको, लेकिन यहाँ पे जब 100 की डिमांड आ गई तो हम 20 से स्टॉक आउट हो गए। ऐसा होने के 2% चांस ही है, राइट। तो इसको कर लेंगे हम 3000 इंटू 2%, 60। अच्छा, आप सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हो? सेफ्टी स्टॉक है आपका 80 का, 80 इंटू 50, ये हो गया आपका 4000। तो 4060, टोटल कितना हो गया आपका? 4060। आगे चलते हैं। अब आपने अपना फिर से क्या करा है? कैरिंग कॉस्ट बचाने की कोशिश करी। कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपने क्या किया इस बार? आपने 50 का ही सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लिया। अब क्या हुआ? जब आपने 50 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करा है, डिमांड आई 10 की, 20 की, 50 की, आप सब झेल गए क्योंकि पहले आपके पास कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं था। तो जब आपकी 50 की डिमांड आई, 50 से स्टॉक आउट हो गए। जब आपके 20 की डिमांड आई, 20 से स्टॉक आउट हो गए। जब आपकी 10 से डिमांड आ गई, 10 से स्टॉक आउट हो गया। आपके पास कोई सेफ्टी स्टॉक था ही नहीं। बट अब मैंने पैरेलली इसके 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा है, तो ये सारी सिचुएशन ये झेल जाएगा। क्या नहीं झेल पाएगा? 80 की डिमांड और 100 की डिमांड। तो जब 100 की डिमांड आएगी तो अब ये 50 से स्टॉक आउट होगा। कैन यू सी दिस? और जब 80 की डिमांड आएगी, कैन यू सी, 30 से स्टॉक आउट होगा। क्योंकि 100 की वजह से स्टॉक आउट हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है, और 80 की वजह से स्टॉक आउट होगा तो 80 की वो यूज होगी प्रोबेबिलिटी। ऐसा होने के चांस कि 80 का सिचुएशन आ जाए वो है 0.05। सी, दिस इज नॉट डायरेक्टली डिमांड। आई रिपीट, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। दिस इज नॉट डायरेक्टली डिमांड, बट ये स्टॉक आउट बोल रखा है कि आप 80 से स्टॉक आउट हुए। बट पहले मेरे पास क्या नहीं था? पहले मेरे पास देयर वाज नो सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो यानी मेरी डिमांड भी तब कितनी मैं मान सकता हूं? 80 ही रही होगी। और मेरे पास कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं था तो मैं 80 से स्टॉक आउट हो गया। दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड डिमांड, राइट। बैक में जाके तो आप देख लेते हैं यहाँ पे 50 इंटू 150, ये आ गया 7500। और क्योंकि हम इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 150। एंड यहां पे स्टॉक आउट हुआ है 30 से, तो 30 इंटू 150, दैट विल बी 4500। 4500 इंटू 5%, दिस विल बी 225। तो ये टोटल हो जाएगा 375। एनीवे, आप सेफ्टी स्टॉक कितना कैरी कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तो आपको सेफ्टी स्टॉक देखना होता है कैरी करने के लिए। तो वो है 50 का, तो 50 इंटू 50। इस बार आपको सिर्फ 2500 का क्या आया है? कैरिंग कॉस्ट आया। तो ये आ गया 2875। आई थिंक ये समझ में आया आपको।
नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो कि जब आप 20 का स्टॉक मेंटेन कर रहे हो और डिमांड आ जाए 100 की, तो आप 80 से स्टॉक आउट होगे। अगर डिमांड 80 की आ जाए तो आप 60 यूनिट से स्टॉक आउट होगे, और डिमांड आ जाए 50 की तो आप यहाँ पे 30 से स्टॉक आउट होगे। 20 की डिमांड तो आप बहुत आराम से पूरे कर लोगे, तो वैसी सिचुएशन तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका जो कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, तो 80 इंटू 20 ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। ऐसे 60 इंटू 150 करेंगे आप तो वो आ जाएगा आपका 9,000, एंड 30 इंटू 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। प्रोबेबिलिटी 100 की वजह से आपका 0.02 चल रहा था, 0.05 बिकॉज ऑफ 80, एंड 50 की वजह से 0.10। राइट, फटाफट से इनकी कॉस्ट निकालेंगे आगे। ये आ जाएगा आपका 1140, 900 एंड 240। आप कितना स्टॉक कैरी कर रहे हो? 20 का स्टॉक कैरी कर रहे हो, 50 के हिसाब से 1000, तो ये आ जाएगा 2140। फिर आप नेक्स्ट जब 10 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करते हो तो आपके पास डिमांड 100 की, 80 की, 50 की और 20 की, क्योंकि 10 की तो आप पूरी कर दोगे। ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी आपकी 0.33 याद है, बाद में कोई स्टॉक आउट नहीं होता, बट वो निकाल के करेंगे क्या, क्योंकि उसकी स्टॉक आउट कॉस्ट तो होगी ही नहीं कुछ भी, ठीक है। एनीवे आपका यहाँ पे कितना आएगा, 90 का स्टॉक आउट होगा, 70, यहाँ पे आपका कितना होगा 40 का, और यहाँ पे कितना होगा 10 का। इनकी कॉस्ट फटाफट से फाइंड करते हैं। तो ये कॉस्ट मैंने आपके लिए फाइंड कर दी, और इनकी प्रोबेबिलिटीज 0.02, 0.05, 0.10, एंड 20 की वजह से जो आपकी स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.20। इसकी कॉस्ट फटाफट से फाइंड करेंगे। $270, 525, 600, 300। $1695, क्योंकि आप 10 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखना है तो 10 इंटू 50 500, तो आपका ये आ जाएगा 2195। नेक्स्ट, जब आप कोई भी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं रखते तो हर डिमांड पे आपका स्टॉक आउट होगा ही होगा। इनको मैंने मल्टीप्लाई करा है 150 से, और ये इनकी कॉस्ट आ गई, सबको मल्टीप्लाई कर लेना। प्रोबेबिलिटीज 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, एंड 10 पर आपकी जो स्टॉकआउट की प्रोबेबिलिटी दैट वाज 0.30। फटाफट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 इंटू 0.02, 300, 600, ये भी 600, 450, टोटल आ जाएगा 2700। क्योंकि आप कोई स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपकी कोई भी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, और टोटल आपका 2700 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो कि आपकी कॉस्ट मिनिमम कहाँ है, तो मिनिमम आपकी यहाँ पर है जब आप सेफ्टी स्टॉक 20 मेंटेन कर रहे हो, विच इज वाई ये मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी है कि आपका टोटल कॉस्ट मिनिमम है जब सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स का है, इसलिए 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो, स्क्वायर लिमिटेड है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज करता है जिसका दाम कितना है 5 रुपए। तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो 5 रुपए का है,
इसकी मदद कहाँ होगी हमें कैरिंग कॉस्ट निकालने में। आपको याद है कैरिंग कॉस्ट बेसिकली पर यूनिट पर डिपेंड करता था। फिर ये बोलता है कि आपकी डिमांड जो है वो 800 यूनिट्स है पर एनम, यानी एनुअल डिमांड मेरी कितनी है 800 यूनिट्स। आप डी से डिनोट करो, ए से डिनोट करो। ईओ की इन्होंने बताया कि हम एक बारी में 200 यूनिट्स मंगवाते हैं। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? दैट इज डी अपॉन क्यू, डी टोटल डिमांड एंड एक बारी में 200 आ रहा है तो साल में 4 ऑर्डर्स आ रहे होंगे, राइट। फिर इन्होंने बोला है कि आपका स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है 2 रुपए पर आइटम, 2 रुपए पर आइटम, लेकिन स्टॉक आउट यूनिट्स का जितना आपका स्टॉक आउट हुआ है वही तो लॉस है आपका। एंड कैरिंग कॉस्ट ये कहता है आपका कितना है 20%। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ परचेज प्राइस, तो वो आ जाएगा आपका 1 रुपी पर यूनिट। तो जो सेफ्टी स्टॉक है वो 1 रुपी के हिसाब से कैरी होगा, ठीक है। ये सब डाटा आपका रेडीमेड अवेलेबल है। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक नया टाइप का डाटा है। पहली बार तो इन्होंने क्या दिया है आपको, यूसेज दिए। एक चीज याद करो, वैसे तो हम ये दोनों चीजों के बीच में बैलेंस फाइंड करते हैं, राइट, और आपका स्टॉक आउट कॉस्ट एक्सपेक्टेड होता है, मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। बट यहां पे आपको एक रीऑर्डर लेवल की बात की गई है। कहता है ये अलग अलग रीऑर्डर लेवल लो और सेफ्टी स्टॉक बताओ कितना मेंटेन करें। तो रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन है 45, 50, 55 एंड 60, ऐसा इन्होंने बोला है। आपको खुद नहीं करना है, ये बोला है। और आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके बताना है कि कौन सा सेफ्टी स्टॉक बेस्ट होगा। अब ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे ना ये एवरेज कंजम्पशन आपको बताई होगी। सर ये क्या चीज है, आप थोड़ा सा समझाओगे? यस, आपको याद है आपने एक क्वेश्चन मेरे साथ किया था रीऑर्डर लेवल का, जहां पे हमने नया फॉर्मूला किया था। आपको याद है मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। यही तो पढ़ा था हमने। तो एक चीज बताओ, ये जो सेफ्टी स्टॉक है ये क्या है? मिनिमम लेवल ही तो है कि आप अपनी कंजम्पशन एवरेज तरीके से करते रहो तब भी आप मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंच जाओगे, यानी आप सेफ्टी स्टॉक पर पहुंच जाओगे, क्योंकि इतना तो आपको मेंटेन रखना है। मिनिमम लेवल मींस दैट ओनली। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना सेफ्टी स्टॉक, जिसको हम मिनिमम लेवल बोल रहे हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। नाउ ये कहां से आएगा? एवरेज कंजम्पशन। तो या तो वो मुझे बताए कि आप एवरेज कंजम्पशन कितनी कर रहे हो पर डे की और कितने दिन में आपका सामान आता है, नहीं एवरेज लीड टाइम बताएं। वो क्वेश्चन ने बता नहीं रखा है। एनीवे ये वाला जो तरीका है ना, कितनी पर डे कंजम्पशन है एवरेज बेसिस पर और कितना आपके दिन सामान कितने दिन में आ रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा मैं आपको। इस इतने पोर्शन के लिए रीऑर्डर लेवल इज गिवन इन क्वेश्चन एंड इसके लिए दे हैव गिवन यू अ टेबल। अब वो टेबल देखते हैं क्या है। वो आपको एक यूसेज बता रहा है, बट वो यूसेज आपकी क्लास इंटरवल्स में बटी हुई है। अब मुझे तो एक यूज चाहिए ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको आपको एक क्लास इंटरवल में देके कहना चाह रहे हैं कि आप यहां पे एवरेज करके डाटा को पता लगाओ। तो ध्यान से देखो, दे आर गिविंग यू 25, 29, 30, 34 एंड आपने स्टैट्स में पढ़ा है जब भी क्लास इंटरवल में आपको डाटा दिया होता है तो आपको उसका मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। यानी वेयर इज माई डाटा, मैं डाटा फाइंड करूं पहले, उस डाटा का फिर मैं क्या करूं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड डाटा फाइंड करूं और एक्सपेक्टेड डाटा का फिर मैं क्या करूंगा, एवरेज करूंगा। अब इस क्वेश्चन में स्टॉक लेवल फाइंड करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। यहां पे रीऑर्डर लेवल आपको बता देता है, इसको रीऑर्डर पॉइंट भी बोलते हैं। वैसे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, एक रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ये भी था, बट हमने इसको दूसरे फॉर्मूले से निकाला है, मिनिमम लेवल के फॉर्मूले से। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला मैंने जो बताया था उसमें दे आर गिविंग यू रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी इन क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग यू कि आप एवरेज कंजम्पशन इस टेबल से निकाल लो तो आपको सेफ्टी स्टॉक पता चल जाएगा, और जहां पे आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी वो चुन लेना, वो सेफ्टी स्टॉक आपका बेस्ट है, क्योंकि मिनिमम लेवल इज सेफ्टी स्टॉक ओनली। तो फटाफट से हम इसके अंदर जा रहे हैं। सिंस मेरे पास एक सिंगल फिगर नहीं है, मेरे पास एक टेबल है, तो मुझे यहाँ पे एवरेज करना पड़ेगा, और एवरेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मिड पॉइंट यहाँ पे हम चुनेंगे। मिड पॉइंट मैंने निकाला होगा यहाँ पे, ये रहा, देखो, अपर लेवल प्लस लोअर लेवल डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास x आ जाएगा। x ना बोल के हम इसको m बोलते हैं। 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2 इज 27। सिमिलरली 30 प्लस 34 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 32
ऐसे 35 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 37, फिर 42, फिर 47, फिर 52 एंड देन 57। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि क्लास इंटरवल से डायरेक्ट आंसर एवरेज नहीं निकल सकता, तो आपको पहले मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। आई होप ये स्टैट्स का आपको कॉन्सेप्ट पता है। फिर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा, मैंने कितनी बार आपने ये रिकॉर्ड किया है लीड टाइम, ये आपको बताया है। तो यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो एक और चीज हो सकती है, सिग्मा एफ इंटू एम, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यानी 50 कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, करके देख लेना, उससे भी सेम आंसर आएगा। बट क्योंकि दे प्रेफर प्रोबेबिलिटी, एंड आपको पता है इंस्टीट्यूट चेक करते वक्त अपनी आंसर की देखते हैं, तो आंसर की में क्योंकि प्रोबेबिलिटी से है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है, 1 डिवाइड बाय 50, 8 डिवाइड बाय 50, 10 डिवाइड बाय 50, 12 डिवाइड बाय 50, वो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे फाइंड करके लिख दी है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने क्या किया है, मिड पॉइंट लिया और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो यूसेज आया है दैट इज नॉट योर नॉर्मल यूसेज, दैट इज एक्सपेक्टेड यूसेज। वो डाटा जो है वो एक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि इसमें चांस इंक्लूड हो गई, और जब आप उसका टोटल कर देते हो तो आपके पास एवरेज आ जाता है पूरी पॉपुलेशन का, पूरे डाटा का। तो वही हमने करके देखा। आप ऐसा भी कर सकते हो, 27 इंटू 1, 32 इंटू 8, ये करके डिवाइड बाय 50 कर दोगे, यानी समेशन एफ, समेशन फ्रीक्वेंसी कर दोगे, उससे भी यही आंसर आएगा। अब इससे मुझे क्या पता चला, 42.5 से मुझे क्या पता चला कि ऑन एन एवरेज मैं कितना कंजम्पशन कर रहा हूं। फॉर्मूले में जाओ दोबारा से, ऑन एन एवरेज में 42.5 की कंजम्पशन कर रहा हूं, और रीऑर्डर लेवल आपको दे रखे हैं 45, 50 अलग अलग हैं, आप ट्राई करके देख लो। आपके पास क्या आ जाएगा, सेफ्टी स्टॉक यानी मिनिमम लेवल आ जाएगा। बट ये तो बहुत सारे आएंगे भाई, जब आप यहाँ पे 45 रखोगे तो 42.5 से अलग आएगा, फिर आप 50 रखोगे तो 42.5 से अलग आएगा, फिर 55 रखोगे 42.5 से अलग आएगा, और 60 और 42.5 से अलग आएगा। तो हम कैसे चुने बेस्ट कौन सा है, तो वहां पे हम फाइंड करेंगे मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको दो कॉस्ट देखनी होती है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये चीज समझ में आती है, इन्होंने कहां से इस चीज को लिंक करने की कोशिश करी है, जल्दी से देखते हैं। हमने अलग अलग रीऑर्डर लेवल रखे अपने, मैं फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूं, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। खैर ये हमने पूरा टेबल से निकाला, बिकॉज इंडिविजुअल डाटा इस बार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कराऊंगा, उसमें आपको बताएगा आपकी पर डे कंजम्पशन इतनी है और पर डे लीड टाइम इतना है, तो वहां पे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। बट यहाँ पे वी हैड टू फाइंड यूजिंग द टेबल, क्योंकि वो टेबल इन्होंने यहाँ पे क्लास इंटरवल में स्प्लिट किया हुआ था डाटा को, तो हमने यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल, स्टार्ट्स का इस्तेमाल किया। अब हमें हर सिचुएशन में देखना है कितना स्टॉक आउट होगा और कितना सेफ्टी स्टॉक मेरा मेंटेन होगा, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक आपको बहुत अच्छे से पता है, जब आपका रीऑर्डर लेवल 45 है, जब आपका रीऑर्डर लेवल 50 है, जब आपका रीऑर्डर लेवल 55 है, और जब आपका रीऑर्डर लेवल 60 है, समझ में आया। तो आपकी कंजम्पशन तो वही है 42.5, 42.5, 42.5 एंड 42.5। तो आपका क्या आ गया इन दोनों का गैप लेने पे, मिनिमम लेवल। कैन आई से इट इज योर सेफ्टी स्टॉक, और सेफ्टी स्टॉक से मेरा सीधा सीधा क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, कैरिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक आपका कितना है, ये आ गया 2.5, और पर यूनिट मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये। तो जो इजी पोर्शन है उसको पहले समझ लेते हैं। ये आ गया इतना, ये 2.5 है, 2.5 इंटू 1 इज 2.5 ओनली। ये 7.5 है, 7.5 इंटू 1 इज 7.5, फिर 12.5 और फिर 17.5। आई होप कैरिंग कॉस्ट तो आपको समझ में आई होगी। सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना है, इसके लिए आप रीऑर्डर लेवल आपको दिया हुआ है, आप इसमें से एवरेज कंजम्पशन निकाल दो, जो आपका बचा है वो आपकी सेफ्टी स्टॉक है, और उसकी पर यूनिट 1 रुपया लगता है। तो कैरिंग कॉस्ट तो बहुत आराम से समझ में आ गई। यहाँ पे मेन पंगा है स्टॉक आउट निकालने का, कितना स्टॉक आउट होगा, क्योंकि जितना स्टॉक आउट होगा उसको आप स्टॉक आउट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है स्टॉक आउट क्या होता है, गैप होता है। और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटीज देखनी होती है, बिकॉज किन किन केसेस में स्टॉक आउट होगा वो हर डिमांड को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया स्टॉक आउट कॉस्ट अक्सर एक्सपेक्टेड होती है। पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे कंजम्पशन भी एक्सपेक्टेड ही निकलवाई, क्योंकि इन्होंने वो कंजम्पशन आपको इंडिविजुअल नहीं बताई,
कि एवरेज कंजम्पशन कितनी है और एवरेज लीड टाइम कितना है, वो नहीं बताया, वो तो अगले क्वेश्चन में है। यहाँ पे आपको सीधा एक टेबल उठा के दे दी, तो आपने पहले उस पूरे टेबल को सॉल्व करके एवरेज करके एक फिगर निकाली है 42.5 एंड फिर आपने उसके बेसिस पर अपना सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट किया, रीऑर्डर लेवल माइनस आपका जितना भी एवरेज कंजम्पशन था, तो रेस्ट इज योर सेफ्टी स्टॉक। आई होप समझ में आ गई चीज। लेकिन अब हमें स्टॉक आउट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टॉक आउट फाइंड करने के लिए बहुत ध्यान से देखो, जब आपने 45 लेवल रीऑर्डर लेवल रखा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपने अपना रीऑर्डर लेवल 45 रखा, यानी बहुत ध्यान से रीऑर्डर लेवल का मतलब समझो, रीऑर्डर पॉइंट भी बोल देते हैं, यानी ये वो पॉइंट है जब आप ऑर्डर पास कर दोगे और आप कंजम्पशन नॉर्मली चलाते रहोगे, इतने समय में ऑर्डर आ जाएगा जब तक आप अपने मिनिमम लेवल तक पहुंचोगे, राइट। यानी स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं रहेगी। लेकिन ये स्टॉक आउट की सिचुएशन कब नहीं रहेगी, जब इस रीऑर्डर लेवल से जो कंजम्पशन रह रही है वो एवरेज हो। क्योंकि अगर आपने कंजम्पशन बढ़ा दी, मान लो आपने जब ऑर्डर पास करा तब आप 45 लेवल पे थे, लेकिन आपकी कंजम्पशन ही 47 की है, तो ये तो स्टॉक आउट की सिचुएशन ऑलरेडी लग रही है। कि जो मैंने आपको सेफ्टी स्टॉक की सिचुएशन बताई थी ना, दिस वन, मिनिमम लेवल इज सेफ्टी स्टॉक ओनली, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, कहना इसे ये एवरेज वैल्यू है। कि जब तक एवरेज रह रही है तब तक आपका स्टॉक लेवल मेंटेन होगा, लेकिन जब ये आपका एवरेज से ऊपर चला जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपने स्टॉक लेवल कितना मेंटेन करा है, 45। मैं पहला सिनेरियो समझा रहा हूं, 45 में चेक करो, अगर बाय चांस आपका यूसेज 27 पे चले तो क्या स्टॉक आउट हो सकता है टेक्निकली? नो, यू विल हैव सरप्लस, नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन तब भी आपके पास पुराना सामान पड़ा होगा क्योंकि आपकी कंजम्पशन ही बड़ी कम है। फिर आप 32 भी कंज्यूम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और आपके पास ऑलरेडी कंजम्पशन कम होने की वजह से कुछ बचा हुआ भी होगा। आप सेफ्टी स्टॉक तक पहुंचे ही नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर एवरेज कंजम्पशन कर रहे होते 42.5 तब आप सेफ्टी स्टॉक पे पहुंचते, लेकिन आपकी तो कंजम्पशन ही एवरेज से कम है। यू आर ओनली ऑन 32, यू आर ओनली ऑन 27। अरे वो छोड़ो, 37 भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ो 42 भी कर लोगे, 42 इज स्टिल लेस देन एवरेज कंजम्पशन ऑफ 42.5। आप सेफ्टी स्टॉक से ऊपर ही रहोगे, सेफ्टी स्टॉक टच करने का तो पॉइंट ही नहीं आएगा। तो सेफ्टी स्टॉक कब टच करने की बारी आएगी? जब सेफ्टी स्टॉक से कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, दैट इज व्हेन योर कंजम्पशन एक्सीड्स। दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। जब आपका सेफ्टी स्टॉक ही यूज होना शुरू हो गया, अभी स्टॉक आउट की सिचुएशन आ गई, भाई ऑर्डर मंगवा लो जल्दी से कह के उससे, सप्लायर से। तो 47 पे कितने का स्टॉक आउट होगा? आपको 2 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, और मैंने बताया था स्टॉक आउट कॉस्ट गैप से फाइंड होती है। तो 2 यूनिट्स और 47 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये है 0.18, तो 0.18। ऐसे ही आपका लेवल तो 45 है और 52, ये आपका आ जाएगा 7, और 7 इंटू 0.10, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 है तो 0.7 आ गया। सिमिलरली इससे भी निकाल सकते हो आप 57 और 45, ठीक है, इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी। दिस गिव्स यू 2.26 यूनिट्स का स्टॉक आउट, 2.26 यूनिट्स का स्टॉक आउट कंसिडरिंग एवरी प्रोबेबिलिटी। बट ये सिंगल ऑर्डर का डेटा है। आप ध्यान से देखो, ये जो उन्होंने बोला था, ये जो रिकॉर्ड्स है ये 50 लीड टाइम्ड, इसका मतलब क्या है कि आपने अलग अलग रीडिंग्स ली, जितनी बार आपने ऑर्डर पास करे हैं उतनी बार हर बार आपने रीडिंग्स ली और ये डेटा बनाया, ठीक है। तो आपने जब रीडिंग्स ली तो वो सिंगल ऑर्डर का ही तो होगा ना। अब साल में कितने ऑर्डर्स हैं? साल में 4 ऑर्डर्स हैं, तो ये स्टॉक आउट आपका 4 बार हो रहा होगा, और आपका टोटल पूरे साल में 9.04 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो रहा होगा। फिर तो बहुत आसान है, स्टॉक आउट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में बता रखी है, दैट इज 2 पर यूनिट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 9.04 साल का स्टॉक आउट है, इंटू 2 कर दोगे, तो यू विल गेट स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ होल ईयर। कैरिंग कॉस्ट मैंने अभी समझाई है आपको, यू कैन सिंपली गेट योर टोटल कॉस्ट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां पे आपको रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, एवरेज कंजम्पशन टेबल से एवरेज करके निकलवाई है, ठीक है, यूजिंग प्रोबेबिलिटीज।
बिकॉज अदरवाइज आप उसको फ्रीक्वेंसी वगैरह के स्टैट्स के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने आपको बोला है कि सेफ्टी स्टॉक कितना है, तो भाई इन दोनों का गैप ले लो, मिनिमम लेवल ही आ गया, फॉर्मूला समझाया मैंने, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इज योर मिनिमम लेवल, दैट इज सेफ्टी स्टॉक, उसको कैरी कर लो 1 रुपए के हिसाब से सबको, कर लिया भाई हमने, रीऑर्डर लेवल अलग अलग दिए हुए हैं। फिर हमने स्टॉक आउट फाइंड करने की कोशिश करी, तो मैंने देखा रीऑर्डर लेवल तो 45 है, बट मेरी कंजम्पशन जब एवरेज से ऊपर चली जाएगी तभी तो स्टॉक आउट होगा, तो एवरेज इज समवेयर अराउंड 42.5, तो यहां तक मेरा कोई स्टॉक आउट नहीं होगा, यहां पे स्टॉक आउट होगा। इनकी प्रोबेबिलिटीज इंक्लूड करके मैंने स्टॉक आउट फाइंड कर लिया, वो स्टॉक आउट 1 ऑर्डर का है तो 4 ऑर्डर का निकाल लिया, और फिर सिंपली उसको मैंने स्टॉक आउट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट मुझे पता थी, टोटल कॉस्ट आ गई, जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी वो सेफ्टी स्टॉक मुझे मेंटेन रखना चाहिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन एक्चुअली। नेक्स्ट फिर हम जब 50 का मेंटेन करते हैं तो भाई बड़े आराम से ये सब मेंटेन हो जाएगा, बट ये दोनों मेंटेन नहीं होंगे, तो यहां पे स्टॉक आउट होगा जब 52 और 57 का आपका डिमांड रहेगी, यूसेज रहेगी, डिमांड बोलो यूसेज बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी 0.10 एंड 0.10 ये रहेगी कि आपकी 0.90 पर ऑर्डर आ गई, 4 ऑर्डर्स के हिसाब से पूरे साल की स्टॉक आउट आपको समझ में आ गया, 2 रुपए के हिसाब से इतना रहेगा। कैरिंग कॉस्ट आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है, उसमें कोई पंगा नहीं है। फिर जब आप 55 मेंटेन करते हो तो स्टॉक आउट कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाली सिचुएशन में। तो 55 है, डिमांड आ गई 57 की, यूसेज हो गई 57 की, तो 2 यूनिट से स्टॉक आउट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10, तो 0.20 1 ऑर्डर की, तो 4 ऑर्डर्स की आपको समझ में आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। एंड लास्ट जब आप 60 का स्टॉक मेंटेन रखते हो, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखते, ये हाँ रीऑर्डर लेवल रखते हो, सॉरी 60 का रखते हो, तो आपका मैक्सिमम डिमांड कितनी है डेटा के हिसाब से 57, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रही है, तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं कभी। जब स्टॉक आउट नहीं होगा तो कोई स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं आएगी, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट आएगी, बिकॉज यू आर कैरिंग वेरी हैवी सेफ्टी स्टॉक बाय दिस पॉइंट। देख लो बहुत हैवी सेफ्टी स्टॉक है, तो जहां पे मिनिमम कॉस्ट है वो आप ले लोगे, क्योंकि लोएस्ट आपकी यहां पर इसमें है, तो आप इसलिए 55 रीऑर्डर लेवल, 55 रीऑर्डर लेवल और अगर आपसे कोई इसमें पूछे कि आपका सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन होना चाहिए, तो रीऑर्डर लेवल है, तो आप यहां पे लिख सकते हो सेफ्टी स्टॉक ऑफ व्हाट, यहां पे सेफ्टी स्टॉक ये रहा, सेफ्टी स्टॉक ऑफ 12.50 यूनिट्स, ये कॉस्ट है क्योंकि बाय चांस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यूनिट्स भी तो कितनी है, सेफ्टी स्टॉक 12.50 यूनिट्स का आपको टू बी मेंटेन। सर ये क्या चीज थी, जितना आपका एवरेज कंजम्पशन हो रहा है, रीऑर्डर लेवल दोनों का गैप, तो वो क्या जाता है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ही तो सेफ्टी स्टॉक होता है। तो या तो वो ऐसे कंटेक्स्ट में पूछ सकता है या रीऑर्डर लेवल के कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, कैसे भी आप निकाल लो, ये पूछ ले या ये पूछ ले, कैसे भी पूछ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। एक और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक आउट है ये कैसा टॉपिक है। 2 ही कॉस्ट बार बार फाइंड करनी है, बट आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट यू गेट कंफर्टेबल, और हर वैरायटी आ गई। जैसे इसमें एक फॉर्मूले के थ्रू इन्होंने सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करवाने की कोशिश की है। अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, एलियांस लिमिटेड ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाइड रेंज ऑफ वाटर प्योरीफायर्स। एनीवे इनका जो वाटर प्योरीफायर मॉडल है वो स्टैंडर्ड वाला है, बहुत सारे हो सकते हैं प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, इन्होंने स्टैंडर्ड वाला ईओक्यू के हिसाब से ये अपना जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड प्योरीफायर कितना ऑर्डर करना है वो ये देख लेते हैं, ठीक है। ये 360 दिन काम करते हैं, 18,000 इनको साल में प्योरीफायर लगते हैं पूरे। एनुअल डिमांड बता दी, ठीक है, एनुअल डिमांड आपको डी बता रखा है डिमांड, तो पर डे डिमांड आ जाएगी। सर ये पर डे क्या है, तो रिमेंबर मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, वो तो फिलहाल टेबल से कैलकुलेट करवा लिया था, अब यहाँ पे इंडिविजुअली देगा। तो एवरेज कंजम्पशन पर डे कैसे निकलेगी, पूरे साल की 18,000 है और एक साल में 360 दिन है, तो एक दिन की कंजम्पशन कितनी है 50, यानी एक दिन में 50 की कंजम्पशन है, और लीड टाइम फाइंड और कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज कैलकुलेट करवा रहा है जो लास्ट टेबल में है,
लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रहा है, लास्ट में उसने पूरी टेबल दी थी आपको। एनीवे, कंपनी एक बारी में 3600 वाटर प्योरीफायर्स ऑर्डर करती है एज पर ईओक्यू। तो आपको ईओक्यू निकाल के दे रखा है। अब आपको डिमांड पता है, क्यू पता है, तो कैन यू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि ये जो डाटा दिया होगा ये पर ऑर्डर का दिया होगा, तो आपको 5 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एनीवे, क्वेश्चन कहता है आपको लीड टाइम ऑर्डर में लग जाते हैं 12 दिन। अब समझ में आ गया, पर डे कंजम्पशन 50 है और ऑर्डर आता है 12 दिन में, तो यानी आपकी कंजम्पशन कितनी चल रही होगी, 50 इंटू 12 दैट इज 600। ये चीज समझ में आई आपकी कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, दैट इज 50 एंड 12 दिन में सामान आएगा। ठीक है, अगेन लेट मी रिमाइंड यू दिस, अभी फिलहाल के लिए करंटली ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया, बच्चा इससे कंफ्यूज हो सकता है। जैसे तो आपको पता है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, इसके लिए गिव यू नॉर्मल कंजम्पशन। और आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने जो एक और फॉर्मूला पढ़ा है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये रीऑर्डर लेवल होता है। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही नहीं कर रहे हो। अभी करंटली दे डोंट मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक, तो आपको पता है मिनिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। लेकिन अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे तो ये कंजम्पशन आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन मानी जाएगी। इसको आप एवरेज ना बोल के मैक्सिमम बोल लो, तो ये माइनस से उधर जाएगी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैं तो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीऑर्डर लेवल, तो वहां से रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आता है। रीऑर्डर लेवल का एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो करंटली जब आपका 600 यूनिट्स पे बॉक्स ये बिन होता है, तब आप ऑर्डर पास कर देते हो। और ऑर्डर एक बारी में कितना आता है, 3600 यूनिट्स। ईओक्यू पता है ना आपको, कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर करी है, समझ में आ रहा है। तो जब 600 यूनिट्स होती हैं तब आप 3600 और मंगवा लेते हो, और यहाँ पे आपका कोई मिनिमम लेवल नहीं है, बिकॉज आप मैक्सिमम कंजम्पशन के हिसाब से चल रहे हो। अब वही सेफ्टी स्टॉक की आपसे मेंटेन करवाने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे वो समझेंगे हम। वही कंजम्पशन दे रखी है, वही नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बट इस बार आपको मिड पॉइंट ऑलरेडी बता रखा है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये पूरी कंजम्पशन आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कैन बी राइट probabilities according to it, 6 divided by 200, 12 divided by 200, 16 divided by 200। डाटा समझो, मैकेनिकल काम तो आप कर सकते हो, बिकॉज ये बोरिंग ना हो इसलिए मैंने कुछ चीजें पहले से लिख के रखी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कहता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर स्टैंडर्ड वाटर प्योरीफायर दैट दिस कंपनी शुड मेंटेन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। आपको वो सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना है वही फाइंड करना है। अभी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो क्या करंट पॉलिसी के हिसाब से? नहीं, लेकिन अब वो इन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें। बिकॉज जैसे ही आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे, अब आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मिनिमम लेवल यानी सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। और इस लेवल पर जब आपका मिनिमम कॉस्ट होगी तब आप वो सेफ्टी स्टॉक चुनोगे। तो बहुत सारे सेफ्टी स्टॉक आएंगे, आपको मिनिमम चुनना है उसमें। ठीक है, ये कहता है when computing carrying cost, सेफ्टी स्टॉक हमेशा हमारे पास होता है। हमें पता है, ये बेसिकली कहना चाह रहा है सेफ्टी स्टॉक को डिवाइड बाय 2 मत कर देना, ये हमें पता है। सेफ्टी स्टॉक कंज्यूम नहीं होता तो वो कभी जीरो नहीं होता, वो हमेशा एंड तक बना रहेगा। विच इज वाई अगर आप उसका एवरेज भी करोगे तो वो उतना ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वो बस समझाना चाह रहा है, हमें पता है कि जब सेफ्टी स्टॉक की बात आती है तो हम एवरेज आउट नहीं करते। फिर कहता है there is no overstocking caused by decrease in expected demand, consider safety stock of 0, 20, 40 and 60। इस बार रीऑर्डर लेवल नहीं दिया, इस बार सेफ्टी स्टॉक दिया है क्वेश्चन में। यानी आपको इस बार मिनिमम लेवल दिया है, सेफ्टी स्टॉक दिया है, रीऑर्डर लेवल आपको, और एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज लीड टाइम ये आपको बता दिया। बस आपको सिंपली क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, इसके हिसाब से देख लेना कहाँ मिनिमम कॉस्ट होगी और वो आपको सेफ्टी स्टॉक चुन लेना है। तो ऐसी कोई टेंशन अब है ही नहीं। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी बता दिया तो अच्छा है। फिर न्यू रीऑर्डर पॉइंट वगैरह पूछा है, उसको आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं डेटा। क्वेश्चन ने बोला है सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हो, 0, 20, 40 एंड 60। तो उसी हिसाब से देखते हैं 0, 20, 40 एंड 60।
आंख बंद करो और सीधा कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। जब आप कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं रखते हो तो कोई कैरिंग कॉस्ट आएगी ही नहीं। पहले तो कैरिंग कॉस्ट निकाल लिया करो, इजी होती है। जब आप 20 का मेंटेन कर रहे हो, बाय द वे सर कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी पर एनम होती है, और वो कितनी है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट में लिखी होगी 450। आई थिंक ये मैं पढ़ना भूल गया था, 450 है। बहुत अच्छी बात है। 20 इंटू 450 900। ऐसी 40 इंटू 450 योर दिस, एंड 60 इंटू 450 27,000। आई थिंक कैरिंग कॉस्ट समझ में आई। मेन इसमें होता है स्टॉक आउट कॉस्ट, और वो भी एक्सपेक्टेड निकलती है, प्रोबेबिलिटी के साथ निकलती है, तो वो हम देखेंगे। अब मुझे बताओ आपका फिलहाल के लिए रीऑर्डर पॉइंट कितना है? 600। यानी आप 600 पे ऑर्डर पास कर देते हो, और उस वक्त आपका कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है ना। बट क्वेश्चन के हिसाब से देखो, जब आप 600 तक मेंटेन रखते हो, क्या स्टॉक आउट होगा? 600 का आपका रीऑर्डर पॉइंट है, यानी आपके पास कंजम्पशन के हिसाब से, आप जैसी कंजम्पशन चला रहे हो पर डे के हिसाब से, टोटल आप जितने दिन में नया ऑर्डर आएगा 12 दिनों में, तब तक आप 600 ही कंज्यूम करोगे, यानी कोई स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं बनेगी इन सारे सिनेरियोज में। बट बाय चांस आपकी डिमांड यानी यूसेज हो गई 620, बट आप तो कितना मेंटेन करते हो? 600। तो आप कितने से स्टॉक आउट हो गए? 20 से। फिर 640 तो 40 से, और 660 तो 60 से, और इन सब की प्रोबेबिलिटी उन्होंने बता रखी है, तो ये प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पे ले लेंगे। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट निकलती है, वो कॉस्ट कैसे निकलती है? ये मैंने क्या किया, एक कॉलम अलग से बना सकते थे। 620 नहीं 20 इंटू 0.01, ठीक है, 20 इंटू 0.01, ठीक है। स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी है? इन्होंने बता रखा है यहाँ पे 900। एडिशनल स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? 900 है। और ये एक ऑर्डर के लिए, तो साल में कितने ऑर्डर्स हैं? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साल में कितने ऑर्डर्स हैं? 5 है, मैंने बताया था, ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो ऐसा करने से मेरा हर लेवल पे क्या आ जाएगा? स्टॉक आउट कॉस्ट। अब जैसे यहां देख लो, 40 इंटू आपका इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। अच्छा, एक ऑर्डर की स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? 900। तो 5 की कितनी होगी? ये कर लोगे तो आपके पास 9000 आ जाएगा। सिमिलरली 60 इंटू 0.03 इंटू 900 इंटू 5, तो ये आपका स्टॉक आउट कॉस्ट एक्सपेक्टेड आ जाएगी इस वाले सिनेरियो की। तीनों का आप ज्वाइन कर लो तो 26,100। कैरिंग कॉस्ट कुछ है नहीं, तो टोटल कितनी आ गई? 26,100। अब अगला स्टॉक इन्होंने मेंटेन करने के लिए कहा है 20 का। अब बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से। पिछले में आपका जो सेफ्टी स्टॉक था या मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लगा लो, तो रीऑर्डर लेवल माइनस जो आपका कंजम्पशन थी। जब आपका रीऑर्डर 600 लेवल पर आप कर रहे थे और 600 ही आपकी कंजम्पशन थी, तो आपने कोई स्टॉक मेंटेन नहीं किया था। बट मुझे एक चीज बताओ, जब आपका सेफ्टी स्टॉक 20 मेंटेन हो रहा है, ये वाला, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपका रीऑर्डर लेवल भी कितना होगा? 620। थिंक अबाउट इट। आप 600 तो कंजम्पशन ही कर रहे हो, इतना समय तो वो कंजम्पशन ही निकाल देगी। इस लेवल पर आपने ऑर्डर करा है कि जब तक आपका नया ऑर्डर आएगा आपको 600 यूनिट्स आपके डिब्बे में पड़ी होंगी, और आपने 20 मेंटेन करा। इस बार मिनिमम लेवल भी है ना, सेफ्टी स्टॉक आ गया, नहीं मिनिमम लेवल आ गया, तो टेक्निकली रीऑर्डर लेवल कितना है आपका? 620। तो कहना इससे मेरे पास टोटल 620 है। 600 तो मेरे पास इतना डिब्बे में ही पड़ा है जब मैंने ऑर्डर पास कर दिया, और 20 मेरे पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा है, तो टोटल मेरे पास 620 है ना। नहीं, मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होगा? 620, राइट। तो 620 मेरे पास है, यानी इन सारी सिचुएशंस को मैं डील कर सकता हूं। यहां पे स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट कब होगा? 640 और 660 में। तो 620 और 640 में, इसमें कितना गैप है? 20 का। 620 और 660 में कितना गैप है? 40 का। बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 600 ही ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था
जब मेरे पास 600 की कंजम्पशन थी, स्टॉक लेवल मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल भी कितना रहा होगा, 600 ही रहा होगा। तो वहां पे मेरी जो 600 से ऊपर की डिमांड थी मैं वो पूरा नहीं कर पाता। बट यहाँ पे 600 की कंजम्पशन भले ही है, बट 20 का मेरा क्या है, सेफ्टी स्टॉक भी तो है। तो मेरा जो रीऑर्डर लेवल होगा वो 620 होगा, यानी 620 तक की मैं डिमांड झेल सकता हूं, उसके ऊपर मैं नहीं झेल पाऊंगा। यहाँ देखो 640 और 660 को मैं नहीं डील कर पाऊंगा। और ऐसे केस में मेरा जो स्टॉक आउट होगा, अब बच्चे क्या करते हैं 640 में से 600 लेस करके 40 बोल देते हैं। ना ना, स्टॉक आउट का मतलब क्या है, आखिर कितना स्टॉक पड़ा है डिब्बे में, आपकी कंजम्पशन के हिसाब से 600 तो पड़ा है और 20 का सेफ्टी स्टॉक भी मिनिमम लेवल भी है, यानी यहाँ पे आपके पास टोटल 620 है। तो गैप कितना हुआ 620 और 640 में, 20 का, यहाँ पे 40 का। फिर वही सारा सिनेरियो, स्टॉक आउट 20 से हुआ है, प्रोबेबिलिटी है 0.05, 900 इंटू 5। आई होप समझ में आया होगा। ये मेरी कॉस्ट दोनों की आ गई 9900, और मैंने आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी बताया है कैरिंग कॉस्ट, तो ये आ गई आपकी इतनी। नेक्स्ट, जब मैं 40 का स्टॉक मेंटेन रखता हूं तो 600 तो मेरे पास कंजम्पशन के हिसाब से ऑलरेडी डिब्बे में इतना पड़ा है, 40 का सेफ्टी स्टॉक, तो 640 मेरे पास रीऑर्डर लेवल पॉइंट तक इतना लेवल मेंटेन्ड है, यानी इतना मैं डिमांड डील कर सकता हूं। तो यहाँ पे इतना मैं डील कर सकता हूं, सिर्फ 660 वाली मैं डील नहीं कर पाऊंगा। तो 640 और 660 में से 20 का ही गैप होता है, 0.3, ये इसकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट, आप जब पूरा 60 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखते हो तो यानी आपके पास इनफ स्टॉक है कि आप सारी डिमांड झेल पाओगे, कोई स्टॉक आउट नहीं होगा और कोई स्टॉक आउट कॉस्ट लगेगी भी नहीं। सिर्फ कैरिंग कॉस्ट लगेगी 60 के हिसाब से, क्योंकि इतना सेफ्टी स्टॉक आप मेंटेन रख रहे हो, एंड आपकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कितने पर है, 20 यूनिट्स पर है, तो आपको वो ही चुनना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नई चीज नहीं थी, द ओनली डिफरेंस इज द डेटा वॉज रेडिली गिवन टू यू, एंड कंजम्पशन आपको एवरेज करके निकालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज कंजम्पशन आपको यहाँ पर डे के हिसाब से दी हुई थी। तो आप टोटल कंजम्पशन यहाँ पे निकाल सकते हो, एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे निकाल सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को ओवर करेंगे। इसमें आईपीएल लिमिटेड यूजेज अ स्मॉल कास्टिंग, ये कास्टिंग है, इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। कास्टिंग्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ फाउंड्री। परचेज जो है वो आपकी पूरे साल की जो डिमांड है वो 54,000 है, मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पे। एक यूनिट का दाम 800 है, ये भी है, ठीक है। फिर बोलता है कि 360 दिन है, और कंपनी जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करने में, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 9000। कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो परचेज प्राइस का एज सच कोई यूज नहीं है। ये आपकी 300 दे रखी है क्वेश्चन में, और कहता है हमारा जो लीड टाइम है वो वैसे तो एवरेज कितना है, 6 दिन। एवरेज लीड टाइम इज 6 days, बट ये रेंज करता है 6 to 10 days। कैन यू सी, 6 to 10 days, इट कैन टेक एज मच एज 10 days, ठीक है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम इन परसेंटेज ऑफ अकरेंसेज गिवन हियर। इसका मतलब क्या है कि 6 दिन में 75% चांस है कि सामान आ जाएगा, यानी रिस्क तो है, 25% चांस है कि नहीं आएगा, यानी रिस्क ऑफ नॉन अकरेंस इज 25%। चलो हम थोड़ा एक दिन और वेट कर लें, 7 दिन वेट कर लें, ऑन एन एवरेज 6 दिन में आ जाता है, बट वो 75% चांस है। बट 7 दिन की बात करें तो 10% अकरेंस चांस और बढ़ जाती है, कहना इसे 85%। ये देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, नीचे टेबल में से ये आपको डिलीवरी टाइम दिया हुआ था, ये उसकी अकरेंस दी है, कुछ नया नहीं है, टेबल से ऊपर से उतारा है, जो दिया हुआ है बस वही उतार लिया। बट यहां मैंने एक क्यूमुलेटिव अकरेंस रखी है, यानी 6 दिन में 75% चांस से सामान आ जाएगा, 7 दिन में वो 10% बढ़ के कितनी हो गई 85%, यानी 75 प्लस 10%। समझ में आया। अब 8वें दिन 5% और बढ़ गया, 90% चांस है कि आ जाएगा। 9वें दिन 5% और बढ़ गया, लेकिन कुछ भी हो जाए 10वें दिन तो सामान आ ही जाएगा, 100% चांस है कि सामान आ ही जाएगा। तो रिस्क क्या है स्टॉक आउट होने का, सामान आने के चांस दे रखे हैं, तो बचा हुआ स्टॉक आउट रिस्क हो गया। तो स्टॉक आउट रिस्क यहां कितना है
100 minus 75 is, this is 25. फिर 100 minus 15% that is 85%, सॉरी, ये आ जाएगा 15% चांस है कि स्टॉक आउट हो जाएगा। फिर 10%, 5%, और 10वें दिन अगर सामान आता है तो कोई स्टॉक आउट का रिस्क नहीं है, सामान आएगा ही आएगा, बिकॉज 100% अकरेंस चांस है। समझ में आती है चीज। अब नॉर्मली लीड टाइम 6 दिन का है। क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले ईओक्यू फाइंड करो, कर लो। आपकी एनुअल डिमांड है 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, आंसर आ जाता है 1800 कास्टिंग। इसके लिए क्वेश्चन पिक नहीं किया है, ये तो समझ में आता है। एक बारी में कितना सामान आएगा मेरा? 1800 का। कैन आई टेल यू मेरी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 54,000 मेरा टोटल डिमांड है, और एक बारी में मैं 1800 मंगवाता हूँ, यानी 30 ऑर्डर्स मेरे लगेंगे। ये मैंने कहीं कैलकुलेट करा होगा आगे चल के। यस, 30 ऑर्डर्स लगेंगे, ये ध्यान रखना आगे चल के काम आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं यहां भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, D/Q। 54,000 एक एनुअल डिमांड है मेरी, और एक बारी में 1800 आ रहे हैं, तो देयर विल बी टोटल ऑफ 30 ऑर्डर्स, राइट। 30 ऑर्डर लगेंगे साल के। क्वेश्चन कहता है कि अगर कंपनी 15%, आई होप ये विजिबल होगा, कंपनी 15% रिस्क स्टॉक आउट का ले सके अगर, तो उसे कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए? सेफ्टी स्टॉक पता चल गया तो रीऑर्डर लेवल भी पता चल जाएगा आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे पास सेफ्टी स्टॉक कितना है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, बट अगर हम 15% का रिस्क लेना चाहें, यानी अगर हम यहां रहना चाहें, तो टेक्निकली आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिलीवरी ऑन 7th डे। नॉर्मली हम कितने दिन में डिलीवरी चाहते हैं? एवरेज बेसिस पे 6 दिन में आ जाती है, बट मैं कह रहा हूं नहीं 6 दिन में डिलीवरी लेंगे तो रिस्क ज्यादा है, हम थोड़ा रिस्क कम करना चाहते हैं, हम 15% पे आना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप 6 दिन में डिलीवरी एज्यूम करोगे तो रिस्क ज्यादा है, 25% है। तो आप 15% की कंपनी की पॉलिसी, कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, तो दे हैव टू अज्यूम द वेट ऑफ 7 डेज। अभी 6 दिन के हिसाब से आप स्टॉक मेंटेन रख रहे होंगे, हमें नहीं पता कितना मेंटेन कर रहे हो क्या नहीं है, बट आप कितना स्टॉक मेंटेन कर रहे होगे 6 दिन के हिसाब से। अब आपको एक दिन का स्टॉक और मेंटेन कर लेना चाहिए, बिकॉज दे आर सेइंग जब आप 15% की पॉलिसी में आ गए, आपको अपना लीड टाइम 6 की जगह 7 मानना चाहिए। तो टेक्निकली एक दिन से आपको अपना लीड टाइम बढ़ा लेना चाहिए। अब एक दिन की कंजम्पशन कितनी है वो देख लो, तो आपके पास 360 दिन है, 54,000 आपके पास पूरे साल की कंजम्पशन है, तो पर डे आप 150 कास्टिंग यूज करते हो, कास्टिंग पर डे, ठीक है। तो एक दिन में आप 150 कास्टिंग यूज करते हो, तो 6 के हिसाब से तो आपने स्टॉक वगैरह मेंटेन रखा होगा, बट वो रिस्क ज्यादा है, वहां 25% का रिस्क है 6 दिन के हिसाब से। आप कंपनी की पॉलिसी क्या है कि वो 15% रिस्क में आना चाहती है, तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो एक दिन का स्टॉक और मेंटेन करे, बिकॉज सामान अब एक दिन और लेट आएगा। तो 7 - 6 यानी 1 डे का और स्टॉक मेंटेन रखना है। एक दिन की कंजम्पशन कितनी है कास्टिंग पर डे, तो टोटल 150 कास्टिंग से इनको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है। अब इनका रीऑर्डर पॉइंट कितना हो जाएगा ये हमें चेक करना है। तो करंटली कंपनी मान लो कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं रखती, तो इनकी पर डे 150 कंजम्पशन है और 6 दिन में सामान आता है, यानी जब बॉक्स में 900 यूनिट्स होती हैं तभी ऑर्डर पास कर देते हैं और चिल होके बैठ जाते हैं, यार सामान जब तक आएगा तब तक मेरी कंजम्पशन आराम से चलेगी, कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। बट तब भी 25% चांस तो रिस्क के हैं ही ना, बिकॉज 6 दिन के हिसाब से 25% चांस है, ये ऊपर देख लो। अब अगर आपको उसको रिस्क को 15% करना है, प्लीज 150 यूनिट का स्टॉक और मेंटेन कर लो। यानी आपको ऑर्डर कब पास कर देना है, और ऐसे थोड़े ना स्टॉक मेंटेन कर लोगे आप, थोड़ा सा डिब्बा और ऊपर जब हो तभी ऑर्डर पास कर देना। तो नीचे क्या होगा, नीचे 150 यूनिट्स बच जाएंगी, 900 तो आपकी कंज्यूम हो ही जाएंगी, टेक्निकली 1050 पे आपका क्या हो जाएगा, रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा। तो करंट रीऑर्डर पॉइंट आपका कितना है, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ये मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम वैसे करके अज्यूम कर लेना।
बट क्योंकि नाउ यू हैव द सेफ्टी स्टॉक विद यू, तो आपको 150 यूनिट्स मेंटेन क्योंकि और करने हैं, तो आपका नया रीऑर्डर पॉइंट इतना आ गया। अब आपको 1050 पर ही ऑर्डर पास कर देना चाहिए। आगे कहता है व्हाट इफ 5% का रिस्क हो, ये रहा, तो क्या करोगे? अब रीऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी स्टॉक बताओ। तो भाई 5% का मतलब क्या हुआ? आप अब 9 दिन वेट करना चाहते हो, ठीक है? तो नॉर्मली 6 दिन में ऑर्डर आ जाता है, अब आपको 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखना है। एक दिन में 150 है तो 3 दिन में 450। तो प्लीज 900 की कंजम्पशन तो आपको थी ही, 450 और मेंटेन रख लो, तब जाके आपका नीचे क्या हो जाएगा, मिनिमम 450 का मेंटेन हो जाएगा। तो आपका रीऑर्डर पॉइंट क्या हो गया क्वेश्चन में? 1350। सर फॉर्मूले से आप समझा सकते हो, बिल्कुल। योर फॉर्मूला वॉज मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कितनी थी? 900। इन्होंने बोला सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन रख लो, क्योंकि यू आर गोइंग टू वेट फॉर 3 मोर डेज, तो 450 का और मेंटेन रखना है। तो कैन यू नॉट फाइंड रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल आपका आ जाएगा 450 प्लस 900। पिछले में ये 150 था तो 10450 आ गया। तो फॉर्मूले से कर लो चाहे विजुलाइज करके रख लो, ये आ गया 1350 कास्टिंग्स। समझ में आया? फिर आगे कहता है अज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? ये है अच्छा पॉइंट, क्योंकि जब आपने 5% रिस्क अज्यूम करा है तो आप टोटल कितना कैरी कर रहे हो? आप कैरी कर रहे हो एक तो 900 के हिसाब से अपना ईओक्यू, जो भी आपका सामान चल रहा है, बेसिकली ईओक्यू नहीं बोलना चाहिए, 900 के हिसाब से जो भी आपकी कंजम्पशन चल रही है, और आपका जो 450 का सेफ्टी स्टॉक है, ये भी तो आप अब मेंटेन रख रहे हो। और आपको पता है जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें आप ईओक्यू बाई 2, कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक का होता है। आप क्या करते हो वहां पे? ईओक्यू डिवाइड बाई 2, जिसमें से आप कंजम्पशन कर रहे हो वो तो आपका 1800 यूनिट्स आ रहा था ना, फिर जीरो हो रहा है, फिर 1800 से 1800 कहां से आया? ईओक्यू के फॉर्मूले से आया बाबू, 1800 आपने वहां से निकाला था। और रिमेंबर मैंने बताया था कि कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू के हिसाब से कैसे होती है? 1800 जीरो, फिर 1800 फिर जीरो, तो आप इसको एवरेज आउट करते हो। 1800 डिवाइड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट 300 की लग रही है, तो इसके हिसाब से तो इतना आ गया कैरिंग कॉस्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आप डिप्लीट कर दोगे उसको तो उसका एवरेज आउट होगा, तो हाफ से डिवाइड होगा वो। लेकिन सेफ्टी स्टॉक तो डिप्लीट होगा ही नहीं, तो उसका कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 450 इंटू 300, दैट विल बी 1,35,000। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 4,05,000। ये समझ में आया गेस? आई होप ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आपके पास टोटल कैरी जो हो रहा है वो इतना स्टॉक में कैरी हो रहा है, रीऑर्डर पॉइंट इतना था ना, बट इसमें से जो 900 वाला वो डिप्लीट हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा? 900 डिवाइड बाई 2 कर देगा। नहीं, स्टॉक कितना है आपके पास? उसमें आपने मंगवाया कितना था? 1800 यूनिट्स मंगवाया था, तो वही तो कंज्यूम होगा धीरे धीरे। तो आप यहाँ ईओक्यू डिवाइड बाई 2 करोगे, बट सेफ्टी स्टॉक में डिवाइड बाई 2 नहीं करते। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, अब इस बार दोनों साथ में आ गए ना, समझ में आई आपको ये बात? तो ये समझ में आ गया आपको कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत सिंपल है, और इसमें इन्होंने स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं पूछी है, इन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं आपके? 30। ऊपर बताया था हमने D/Q इंटू ओ, ईओक्यू के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था। तो आपका टोटल 30 ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर का इन्होंने कितना बताया? 9,000 रुपये लगता है, ये हमने ईओक्यू फाइंड करते वक्त लिखा था। तो आपके पास दोनों कॉस्ट को जब आप जोड़ते हो तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 6,75,000। आई होप ये समझ में आया। अब कहता है ओरिजिनल डाटा को देखो, ऊपर वाले डाटा को देखो, ये वाला, और अब यहां पे आप देखो कि कंपनी ने कुछ री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस वगैरह यूज किए हैं, जिसकी वजह से परचेज कॉस्ट थोड़ा घट गई है, 9,000 से 600 ही हो गई। ये 9,000 से कितनी हो गई? 600। बट कैरिंग कॉस्ट आपकी बढ़कर कितनी हो गई? 720।
ठीक है, तो ये नई जगह पे फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू 54,000 इंटू 600 डिवाइड बाई 720, तो कितना आ गया 300 कास्टिंग्स। इसकी वजह से वो आपसे पूछता है कंपनी की न्यू ईओक्यू कितनी है, 300 कास्टिंग्स हो गई। सोचो 1800 से घट के कितने पे आ गई, 300 पे। फिर कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी, कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी। तो देखो आपका एक साल में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, डी अपॉन क्यू। तो इस बार 300 आ रहे हैं तो 180 ऑर्डर आ रहे हैं, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होती है 360 डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सर ये क्या मतलब है, एक बार समझा दो, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। भाई एक साल में 180 ऑर्डर हैं, तो टेक्निकली 360 के हिसाब से आप सोचो तो हर दूसरे दिन ऑर्डर जा रहा होगा, ठीक है, तभी तो आपके 180 ऑर्डर बन पाएंगे पूरे साल में। यानी आपका कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर जा रहा है, तो आपको डेज में निकालना है तो ऊपर डेज रखो, आपको मंथ्स में निकालना है तो ऊपर 12 मंथ्स रखो, आपको वीक में निकालना है तो ऊपर 52 वीक्स रखो। हम यहाँ पे डेज में निकाल रहे हैं, तो 2 ऑर्डर्स, नहीं ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट रुको। तो यहां पर हम डेज में निकाल रहे हैं, तो 360 डेज हैं आपके, तो डिवाइड बाय 180 ऑर्डर्स हैं, तो टेक्निकली आपका हर दूसरे दिन सेकेंड डे आपका अ सिंगल ऑर्डर इज बीइंग पास्ड। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ऑर्डर लिख दिया था वहां पे, तो हर सेकेंड डे आपका ऑर्डर जा रहा है। ओल्ड पॉलिसी में क्या था वर्सेस ओल्ड पॉलिसी में आपके 30 ऑर्डर थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे 30, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी लास्ट टाइम में, इट वाज 360 डिवाइड बाय 30, 360 है डिवाइड बाय 30, तो आपके 12 दिन में एक ऑर्डर जा रहा था। पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में 12 दिन जा रहे थे, तो वो कहना चाहते हैं देखो आप जस्ट जेआईटी की तरफ मूव कर रहे हो, आप हर दूसरे दिन ऑर्डर पास कर रहे हो। ये तो आपका जेआईटी जैसा सिस्टम लग रहा है, नॉट परफेक्ट जेआईटी बट समवेयर लाइक जेआईटी, एंड दिस इज व्हाट दे रिकमेंडेड। तो ये क्वेश्चन आपका प्योरली स्टॉक आउट का तो ना बोल के हम यहाँ पे बोल सकते हैं समवेयर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक के हिसाब से था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करवाई, तो इसलिए मैंने इसको एंड में लिया है, ये बचा हुआ क्वेश्चन था। आई होप समझ में आओगा स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट। मैंने सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी बनती थी वो कवर कर लिए हैं। अब मेरे पास इस चैप्टर के अंदर आपको पास्ट ईयर्स कुछ डिस्कस करने हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ जो बच्चे कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं वही डिस्कस करने हैं, शीट में ही है इसमें। एंड इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू एंड केस बेस्ड सिनेरियो भी मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट के लिए आप लोगों को मेरे साथ सोशल्स पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन टेक द टेस्ट, और ऑन माई ऐप पे भी आपको टेस्ट रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके आंसर्स वगैरह रहेंगे, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बट टेस्ट जरूर लेना, एक एटिकेट्स बनाने बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन कोचिंग में, जिससे कि आप बहुत इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, एंड आई रिकमेंड कि आप कभी भी टेस्ट मत छोड़ें। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो टेस्ट ही हैं जिन्होंने मुझे एक अच्छा स्कोर दिलवाया है हमेशा। मैंने टेस्ट को कभी भी सेकंड प्रायोरिटी नहीं दी, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी थी। चैप्टर खत्म हुआ है, प्रिपेयर करो और सीधा टेस्ट लो, सीधा मॉक दो उस पर, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय, अब यहीं रखते हैं।